नमस्कार साथियों। मनुस्मृति के धार्मिक चिंतन के बाद हम राजनीतिक चिंतन पर बात कर रहे हैं और राजनीतिक चिंतन में हमने नंबर 1 पर राज्य की उत्पत्ति के देवी सिद्धांत के बारे में बातचीत की, नंबर 2 पर राज्य के सप्तांग सिद्धांत के बारे में बात की, नंबर 3 पर राजपद के सिद्धांत के बारे में बात करने जा रहे हैं। राजपद सिद्धांत क्या है? राजपद सिद्धांत का मतलब है व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ ए किंग। एक राजा की क्या कर्तव्य हैं, इसी को राजपद सिद्धांत कहा जाता है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है मनु कि राजपद सिद्धांत का वर्णन कीजिए, तो आपको ये डिफाइन करना है कि राजनीतिक चिंतन में देवी सिद्धांत और सप्तांग सिद्धांत को ब्रीफ में बताते हुए राजपद सिद्धांत ड्यूटीज ऑफ किंग बताना है। नंबर 1 पर राजा के क्या क्या कर्तव्य हैं। मनुस्मृति के अनुसार पहला जो कर्तव्य है वो प्रजा रक्षण का कर्तव्य है। जैसा अभी मैंने अपने पूर्व व्याख्यान में बात की, सिक्योरिटी ऑफ पीपुल्स इज द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ ए किंग। राजा का पहला कर्तव्य ये है कि वह राज्य के लोगों की सुरक्षा करे। देवी सिद्धांत के हिसाब से भी मात्स्य न्याय की अन्यायपूर्ण व्यवस्था को समाप्त करने के लिए राजा को ईश्वर ने धरती पर भेजा है। जब राजा को धरती पर ईश्वर ने भेजा है तो वो यहाँ आकर करेगा क्या? प्रजा की रक्षा तो करना उसका उत्तरदायित्व है। तो आंतरिक रूप से अपराधियों को सजा देना और शांति व्यवस्था को बरकरार रखना, प्रतिरोध का अंत करना, विरोध का अंत करना, हिंसा का अंत करना, और एक्सटर्नल थ्रेट बाहर से कोई आक्रमण करता है उससे भी प्रजा की रक्षा की जानी चाहिए। जो सेना है, जो पुलिस बल है, जो गुप्तचर व्यवस्था है, जो जासूसी व्यवस्था है, संदेश वाहक की जो व्यवस्था है, ये सब व्यवस्थाएं मिलकर व्यक्ति की सिक्योरिटी में काम करती हैं। तो ये राजा का पहला उत्तरदायित्व है कि जिस राजा को ईश्वर ने धरती पर भेजा है वह धरती के लोगों की तो सुरक्षा करेगा। हालांकि उसकी खुद की सुरक्षा सेना पर निर्भर है। वह सेना का अध्यक्ष है, मालिक है, राज्य का मालिक है, सब लोग उसके हैं, राजा के हैं। इसलिए नंबर 2 पर सामाजिक व्यवस्था का संचालन। सामाजिक व्यवस्था का संचालन का मतलब है यहां पर वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, पुरुषार्थ व्यवस्था, इस व्यवस्था को बनाए रखना। हर वर्ण का अपना स्वधर्म बताया गया है, कोई वर्ण परिवर्तित नहीं करे। जो अधिकार द्विज के हों वो द्विज के पास रहे, जो अधिकार महिलाओं को नहीं दिए गए वो नहीं मिलने चाहिए, जो शूद्रों को नहीं दिए गए नहीं मिलने चाहिए। आश्रम व्यवस्था द्विज के लिए होनी चाहिए। आश्रम के नियमों का आश्रम धर्म का निर्वहन करते हुए पालन करना चाहिए। धर्म सुखस्य मूलम धर्म है, सुख का मूल भी धर्म है। तो धर्म का पालन करे, अर्थ का पालन करे, संग्रहण करे, काम का पालन करे, रक्षण करे और मोक्ष को प्राप्त करे। इस व्यवस्था को बरकरार रखना राज्य का दूसरा कर्तव्य है, राजपथ का दूसरा आधार है। नंबर 3 प्रजा रंजन का कार्य। देखिए, प्रजा रक्षण का मतलब है प्रजा के जीवन की रक्षा करना। जीवन की रक्षा का मतलब ये नहीं है कि उनको अमर बनाकर रखे। अगर समय से पहले उन पर कोई हमला करता है, कोई अपराधी हमला करता है, तो ऐसी व्यवस्था में उनकी रक्षा करें। रक्षा का मतलब अमरत्व प्राप्ति को नहीं है। राजा को भी मरना पड़ता है। ब्रिटिश राजा की किंवदंती है, राजा लॉन्ग लाइव किंग ऑफ यूनाइटेड किंगडम, राजा अमर रहे। परंतु उसका फर्स्ट कोटेशन है राजा मर गया है, राजा अमर रहे। मतलब मरता तो है, मृत्यु शब्द की है, निश्चित है। एक व्याख्यान में मैंने बताया टाइम एज ए गॉड, वक्त ये साबित कर देता है कि ईश्वर है या मानव है। ईश्वर की मृत्यु नहीं हो सकती, आत्मा की मृत्यु नहीं हो सकती,
मानव की मृत्यु होती है। जन्म भी मानव लेता है, मरता भी मानव है। जो जन्म ही नहीं लेता वो मरता भी नहीं है, और जो जन्म लेता है मरता है, ही इज ए मैन, ही इज ए ह्यूमन। वह एक मानव होता है, ईश्वर कभी नहीं हो सकता। लाइक ईसा मसीह, हे ईश्वर इन लोगों को माफ कर देना, इनको ये नहीं पता ये क्या करने जा रही है, अज्ञानी है। परंतु उसको सूली पर चढ़ाया गया, मृत्यु का सामना करना पड़ा। लॉर्ड कृष्णा महाभारत समाप्ति के बाद आराम विराम अवस्था में पेड़ के नीचे पैर पे पैर रख कर बैठे हैं। भील शिकारी की तीर से जीवन का अंत हो जाता है। यू कैन डिसाइड ही इज और वाज गॉड, ही इज ए मैन और ही वाज ए मैन विथ रैशनलिटी। प्रजा रंजन का मतलब है प्रजा का कल्याण करना। राजा का यही उत्तरदायित्व नहीं है कि वह मजे करे, राज्य का मालिक रहे, सामाजिक व्यवस्था की देखरेख करे, रक्षा करे। जो प्रजा के प्रति उत्तरदायित्व हैं उनमें है कल्याणकारी कार्य करना। संकट में, दुख की घड़ी में, दुर्घटना की घड़ी में, आपातकाल में, ऐसी स्थिति में, बाल्यकाल में, वृद्धावस्था में राजा लोगों की मदद करे, राजा कल्याण की योजनाएं चलाए, सिंचाई की व्यवस्था करे, आवागमन की व्यवस्था करे, रहन सहन की व्यवस्था करे, किसानों की खेती की सुरक्षा की व्यवस्था करे, फसल की सुरक्षा की व्यवस्था करे। ये सब राजा के कल्याणकारी कार्य, प्रजारंजन के कार्य हैं। एक अच्छा राजा वही है जो प्रजा के हित में काम करता है, और जैसा कौटिल्य की अर्थशास्त्र में कहा है, प्रजाए सुखम राजाए सुखम, प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है। प्रजाए दुखम राजा दुखम, राजा राजा पिता तुल्य अस्ति, राजा जो पिता के समान होता है अपनी प्रजा के लिए, वह प्रजा की सुख के साथ सुख और दुख के साथ दुख का निर्वहन करे। यही सच्चा राजत्व है। ये नहीं कि देश की जनता परेशान हो रही है, देश की जनता दुख और तकलीफ में है, संकट में है, परेशानियों में है, भूखी है, प्यासी है, बेघर है, बीमार है, और शासक रूलर मजे कर रहा है, करोड़ों लाखों के कपड़े पहनता है, हवाई यात्राएं करता है, आनंद से रहता है, ठाट बाट से रहता है, प्रचार प्रसार में लगा हुआ है। राजत्व का उसमें एक अंश नहीं है, वह निरंकुश शासन की पराकाष्ठा है, जिसका परिणाम उसको भुगतना पड़ता है। वह अधर्म है, धर्म का उल्लंघन है, उसकी यश और प्रसिद्धि मिट्टी में मिल जाती है जो शासक अपनी जनता के साथ धोखा करता है। चौथा कर्तव्य है राजनीतिक और प्रशासनिक प्रणाली का संचालन करना। राजनीतिक प्रणाली जिसमें राजा, राजा की मंत्री परिषद, राजा की सेना, सैन्य विभाग, राजा के असैन्य विभाग, राजा का राजस्व विभाग, ये सारी मशीनरी मिलकर जो राजा मंत्री परिषद के साथ मिलकर मंत्रणा करता है, नियम बनाता है, कानून बनाता है, आदेश जारी करता है, उनको फॉलो अप करना, उनकी क्रियान्विति सुनिश्चित करना, ये प्रशासन का उत्तरदायित्व है, आज भी है। प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद जो रूल्स मेकिंग करती है, उसको पॉलिसी को, प्रोग्राम को, प्रोजेक्ट को लागू करना एग्जीक्यूटिव और ब्यूरोक्रेसी की ड्यूटी है, वो ऐसा करती है। इस पूरी व्यवस्था का संचालन करना भी राजा का कर्तव्य है, क्योंकि राजा राज्य का मालिक है, स्वामी है, और सब उसके अधीनस्थ हैं। वह नौकरशाही का मुखिया है, राजनीतिक कार्यपालिका का मुखिया है, वह सबसे बड़ा न्यायाधीश भी होता है। नेक्स्ट कर्तव्य है आर्थिक प्रणाली का संचालन। मनु और कौटिल्य दोनों कहते हैं अर्थ वह धुरी है जिसके चारों तरफ राज्य रूपी
संगठन पहिया चक्कर लगाता है, सेंटर पॉइंट है। जैसे पृथ्वी अपनी कक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी घूमती है, ऐसे ही पूरी राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था अर्थ के ऊपर घूमती है। मनु के अनुसार तो वह राजा का बेटा है, कुबेर की उस पर खूब वर्षा होनी चाहिए, धन का जो देवता है, गॉड ऑफ वेल्थ उसको कहा जाता है। परंतु इस मामले में कुबेर राजा को पैसे नहीं देता है, राजा को पैसे जनता से लेने पड़ेंगे। राजा को टैक्स कर लगाना होगा, राजा को जुर्माना लगाना होगा, फाइन लगाना होगा, फीस शुल्क लेनी होगी। जो काम वो प्रजा के लिए करता है उसके बदले में उसको टैक्स का संग्रहण करना होगा, न्यूनतम लागत पर अधिकतम कर संग्रहण करना होगा। जोंक और बगुले के गुणों को ध्यान में रख के अल्प छोटी छोटी मात्रा में टैक्स लगाना होगा। जोंक की तरह चिपका रहे, राजकोष को बरकरार रखे, उसको बनाए रखे। बगुले की तरह ध्यान से देखता रहे, जैसे मौका मिले टैक्स लगा दे। कर राज्य की आय का मुख्य आधार होते हैं, आज भी हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, सरकार के पास पैसा रिजर्व बैंक से छपकर नहीं रहता है, जनता से पैसा सर्किल के माध्यम से सरकार के पास जाता है। सरकार का पैसा नहीं होता, जनता का पैसा है। तो कोई कहते हैं कल्याण कर रहे हैं, जनहित में, कोई नहीं करता। हमारा ही पैसा है जो हमारे ऊपर सरकार खर्च करती है, ये कहती है कि हम आप पर खर्च कर रहे। नहीं, हमने आपको राजा बनाया है लोकतंत्र में, हम आपको पैसे दे रहे हैं, इसलिए आप हमारे ऊपर खर्च करो, केवल अपने ऊपर नहीं। न्याय व्यवस्था का संचालन, राजा सबसे बड़ा न्यायाधीश होता है। दो तरह के न्यायालयों की बात कही गई है, अपीलीय न्यायालयों की और आरंभिक न्यायालय क्षेत्राधिकार की बात कही गई है। सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय किंग्स कोर्ट होता है और कोर्ट ऑफ किंग राजा का न्यायालय होता है। राजा सबसे बड़ा न्यायाधीश है और वह न्याय करता है। जो भी स्थिति है उस आधार पर लोगों को न्याय देना राजा का कार्य है। अन्यायपूर्ण व्यवस्था को समाप्त करना राजा का कार्य है। हालांकि मनुस्मृति का पूरा लिटरेचर ही अन्यायपूर्ण है, फिर भी ये इस बात का वकालत कर रहा है, इस बात की वकालत कर रहा है कि न्याय व्यवस्था का संचालन करना राजा का कार्य है। सोचना आपको है, विरोधाभास आपको करना है, क्रिटिकल इवैल्यूएशन आपको करना है, न्यू आइडियाज आपको जनरेट करने हैं। कैसे गुमराह किया जा सकता है, झूठ को सच में कैसे बदला जाता है, यू कैन डिसाइड। ये था राजपथ का सिद्धांत। धन्यवाद।